अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राहुल गांधी की सांसदी जाने का मसला, संसद में गतिरोध और देश की राजनीति में असमंजस की स्थिति, ये दो महत्वपूर्ण पहलू इस वक्त देश की राजनीति में दिल्ली में चल रहे हैं। संसद का गतिरोध है कि टूट ही नहीं रहा। सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, समाधान के रास्ते पर कोई नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उनका बंगला भी खाली कराया जा रहा है और कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया है। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, देश की राजनीति में इस वक्त गतिरोध का दौर चल रहा है। ये गतिरोध काल चल रहा है। एक ऐसा वक्त जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद खत्म हो गया है, दोनों के बीच बातचीत नहीं है और ना वो ऐसे लोग हैं और ना वो ऐसी राजनीति है कि जहां पर बैठ के मर्यादा पूर्वक चीज़ों का समाधान निकाला जाए, मुद्दों को सुलझाया जाए, मसलों को हल किया जाए। न वो दौर है, न वैसे नेता है। यह आक्रामकता का नया दौर है। राजनीति में अपनी जिद और अपने स्टैंड का एक दौर है जहां पर सहिष्णुता का अभाव है, जहां एक दूसरे के लिए स्पेस नहीं है और राजनीति में एक दूसरे के रहने की चाहत ही नहीं है। वरना कोई कारण नहीं है कि पिछले 10 दिनों से लोकसभा राज्यसभा में प्रतिदिन 11 बजे शुरू हुआ, तुरंत स्थगन और फिर पूरे दिन टलती है। न लोकसभा चल पा रही है, न राज्यसभा। वित्त विधेयक 11 मिनट में पास हो गया, ओनली 11 मिनट्स, जिस पर व्यापक 11 दिन चर्चा होनी चाहिए, 11 मिनट में पास कर दिया गया। तो क्या कारण है कि यह गतिरोध खत्म नहीं हो रहा और इसका समाधान क्या है? साल भर का वक्त बचा है लोकसभा के चुनाव में। गतिरोध का यही आलम रहा तो आगे सदन कैसे चलेगा? और राजनीति में टकराव का ये नया संस्करण है। अब के पहले देश ने इस तरह के आमने सामने के टकराव और ऐसे गतिरोध नहीं देखे थे। ये पहला गतिरोध है बहनों भाइयों, जहां डेडलॉक है, दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ खड़े हुए हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में सर्वमान्य जो इनके मुद्दों को सुलझा सके, इनके मुद्दों का समाधान निकाल सके। न लोकसभा चल रही है, न राज्यसभा चल रही है और दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। और ये जिद एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। अब के पहले समाधान निकाल लिए जाते थे, लेकिन अब बात सिर के ऊपर से गुजर चुकी है और कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा, अब क्या होगा? यही मैं आपसे पूछा, अब क्या होगा? अब इसके बाद क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या ये पूरा सत्र, बजट सत्र का ये जो द्वितीय संस्करण है, ये क्या यूं ही निकल जाएगा? हम किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, किसी विषय पर बात नहीं करेंगे, कोई समाधान नहीं निकालेंगे, या फिर अब जनता ही 1 साल बाद फैसला करे किसका क्या करना है? लेकिन सदन का न चलना और राजनीति में अंतहीन गतिरोध, ये बहन भाइयों भारतीय राजनीति के लिए ठीक बात नहीं है। यह अच्छे लक्षण नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है। इसके पहले भी टकराव हुए हैं, राजनीतिक मतभिन्नता रही है। सिविल न्यूक्लियर डील के समय की मतभिन्नता को याद रखें। वाजपेयी जी की सरकार जब एक वोट से गिरी थी तब की मतभिन्नता को याद रखें, या उसके पहले भी जब कोलिशन गवर्नमेंट्स का दौर था तब की मतभिन्नता थी। किस दौर में मतभिन्नता नहीं रही है? लेकिन मतभिन्नता कभी व्यक्तिगत स्तर पर जाकर डेडलॉक को क्रिएट नहीं करती थी। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी की, भारतीय राजनीति की खूबी थी। मैं आपको कोई लेक्चर नहीं सुनाना चाहता, मैं आपको नैतिकता का कोई बोध नहीं कराना चाहता, मैं आपसे नहीं कहता कि राजनीति में कोई शुचिता नाम की चीज रखें, लेकिन राजनीति में अंतहीन गतिरोध डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है, हमारे लिए ठीक बात नहीं। हम मतलब जनता। जब विषय पर चर्चा नहीं होगी, वित्त विधेयक हो, बजट हो, सरकार के एक्सपेंडिचर पर चर्चा नहीं होगी, सरकार किन मसलों पर ज़्यादा खर्च कर रही, किन पे कम, जन कल्याणकारी परोपकारी कार्यों पर जो बजट आवंटित है उस पर चर्चा नहीं होगी, तो सदन में और क्या होगा? ये गतिरोध टूटना चाहिए, संसद चलनी चाहिए।
राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर भी व्यापक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, व्यापक सोच की भी आवश्यकता है और किसी मामले पर किसी एक को सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। और सर, समय सबसे बलवान चीज होती है। आज आपके हाथ में ताकत है, कल दूसरे के हाथ में ताकत हो, समय से बड़ा कोई नहीं। और दिल्ली और लखनऊ की हुकूमतें, बदले हुए निजाम, बदले हुए चेहरे, गौरव से परिपूर्ण चेहरे और उसके बाद मुरझाए हुए चेहरे, दो ही जगह तो दिखते हैं आपको अपने समय के। एक लखनऊ में दिखेगा, दूसरा दिल्ली में दिखेगा। एक चीज परमानेंट है, वो है हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और अटल जी तो कहते थे सत्ता आएगी जाएगी पर ये देश रहना चाहिए। इस देश को, डेमोक्रेसी को वर्सटाइल रहना पड़ेगा, डायनेमिक रहना पड़ेगा। और इस देश का लोकतंत्र ही बहनों भाइयों इस देश की आत्मा है। भारत की आत्मा भारत का लोकतंत्र है और भारत के लोगों की सोच, उनके विचार भारत का संविधान है। जिस दिन ये छोटी सी दो लाइनें हमें समझ में आ गई, ये सारा गतिरोध खत्म हो जाएगा। सत्ता और हुकूमतें किसी के सर गुलामी नहीं करती हैं, ना किसी के बंधुआ होती हैं। ये तो आज आपके पास है, कल उनके पास, फिर उनके पास, फिर उनके पास। ये तो चलायमान है। परमानेंट क्या है? हमारा संविधान और डेमोक्रेसी। कुछ बयान सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को ये पच नहीं रहा है कि मोदी गरीब का बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया और पिछड़ा समुदाय का है। और इसलिए जानबूझ करके राहुल गांधी हमेशा मोदी को गाली दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कांग्रेस पार्टी लोगों को, कति पिछड़ा समाज का बेटा हिंदुस्तान पर लगातार कैसे देश की जनता का सेवा कर रहा है। राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा। लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भले गतिरोध न टूटा हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस डिबेट में तो कोई गतिरोध टूट जाए। आज कोशिश इसी बात की होगी। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, सुशील दुबे जी जाने माने पत्रकार हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं हीरो वाजपेयी। वाजपेयी जी, स्वागत। क्यों नहीं आगे बढ़ के पहल करते हैं और ये गतिरोध टूटे, हम वापस अपने डेमोक्रेटिक वर्क्स में जाएं, काम में जाएं, जन कल्याणकारी परोपकारी कार्यों में लोकसभा राज्यसभा में लगे। और ये जो गतिरोध है ना, अब ये बहुत ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुका है। ये खत्म होना चाहिए और आपस में बैठकर सत्ता पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, संवाद का रास्ता निकालिए। नहीं, बिल्कुल जो आप ब्रजेश जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये वहाँ से देखा जाना चाहिए जब कांग्रेस ने गतिरोध उत्पन्न किया, कहा जेपीसी बनाइए। एक मामले को लेकर कहा गया मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सब जुडिस है और उससे ऊपर जेपीसी नहीं है, जब वहाँ होगा तब है। उन्होंने कहा कई मामलों में बनी है, बिल्कुल सत्य कहा, कई मामलों में बनी थी, लेकिन वो मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन नहीं थे। सेबी उसको देख रही, हमारे पास सक्षम संस्थाएं, वो उस पर निर्णय करेंगी। उसी के बाद ये गतिरोध, फिर उन्होंने भारत विरोधी बातें कर दी। राहुल जी ने विदेश में जाके मदद मांग ली अमेरिका ब्रिटेन से लोकतंत्र बचाने की। देन ये गतिरोध और बढ़ा कि भाई क्षमा याचना। ऐसा भी नहीं राहुल जी ने कभी क्षमा याचना ना की हो। पिछले चुनाव से पहले राफेल पे बोले थे, फिर क्षमा याचना, कई बार वो क्षमा याचना कर चुके। पर जब चुनाव जीतने की कोई क्षमा याचना काम नहीं आई, तो इस बार उन्होंने कहा मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा, मैं रण करूंगा और मैं कोर्ट से भी क्षमा नहीं मांगूंगा। और जो निर्णय कोर्ट का आया उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है उनके लिए अपील के दरवाजे खुले हैं, उन्हें अपील करना चाहिए। आज देखिए लक्षद्वीप के एक सांसद की सदस्यता वापस आ गई, क्योंकि उसकी सजा और जो वो था आर्डर, वो दोनों ही निरस्त किए।
सस्पेंड हुए हाई कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट ने सजा खत्म कर दी, आज उनका वापस नोटिफिकेशन हो गया, वो सांसद हो गए। तो मुझे लगता है कानून और संविधान का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी कानून और संविधान से ऊपर। तो ये गतिरोध कैसे और ये तोड़ा जाए? गतिरोध का कोई एक रास्ता मात्र बताइए, अपनी पॉइंट है। पार्टी के 4 नहीं, सीनियर गतिरोध लोगों को तोड़ा तैयार जाए। करिए देखिए, जो इनसे बात करें। दोनों तरफ देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा नहीं, हमने तो कई बार कहा कि बैठ लीजिए, लेकिन क्या कहते हैं कि बैठेंगे यही नहीं, हम खड़े रहेंगे। खड़े रहिए भाई, हमने तो आपको नहीं कहा कि आप कोई परेशानी, आप कहते हैं हम यही बात करेंगे, उसके लिए भी संसद में नियमावली है, संसद में लोकसभा अध्यक्ष ने नहीं, कहा कि नियमावली से तो ये गतिरोध नहीं टूटेगा वाजपेयी जी। मेरा क्या सजेशन है कि लोकसभा अध्यक्ष, नहीं, सभापति राज्यसभा, आपकी पार्टी के 3-4 वरिष्ठ नेता, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और भी जिन्हें आप समझते हो काफ़ी सीनियर लोग हैं, ये सब एक डेलीगेशन बना लें और विपक्ष को आमंत्रित करें, बैठ के बात कर लें, मामले को सुलझा लें। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मामला जितना कि ये बन गया है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लोकसभा अध्यक्ष जी ने काफी बार बात करी, उन पर देखिए कागज फेंके, काले वो फेंके, और जो भी जितनी भी तरह से आप लोकसभा अध्यक्ष को अपमान कर सकते तो उतनी तरह से अपमान किया। फिर भी वो कहते हैं कि भाई बैठिए, नियमों के तहत ही तो चर्चा होगी। कोई तो नियमावली आप मानेंगे कि ऊपर जिस बिल को फाड़ दिया था राहुल गांधी ने, उसी में सजा खत्म करने का प्रावधान था, वो भी बिल आपने फाड़ दिया था, तब भी आपने संसद का अपमान किया था। तो एक चीज जो बहुत खुलकर सामने आ रही कि राहुल गांधी संसद से, देश के संविधान से, उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री से, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे सबसे ऊपर हैं, और इसी पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। विपक्ष भी देखिए बिना सोचे समझे पीछे खड़ा है, और कहना ये चाहिए कि तो ये गतिरोध टूटे, ऐसी कोई दिलचस्पी, ऐसा कोई प्रयास आपका होगा? संसद 6 तक चलेगी तो वो रुका जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो प्रयासरत थी, हम कब गतिरोध लेकर आए थे? गतिरोध तो वही लेके आए कि जेपीसी बनाइए, फिर विदेश जाके इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? इनमें से दोनों बातें भारतीय जनता तो पार्टी बना दीजिए एक डेलीगेशन और बातचीत करें इनसे। क्योंकि कोई नहीं, देखिए अब ये मेरे बस का तो नहीं है कि मैं करूं। मैं आपके साथ डिबेट में शामिल हुआ हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका दिल्ली में हमारे सभी बड़े नेताओं से सीधा संपर्क है। मुझे लगता है ब्रजेश जी कुछ पहल आप करिए। मैं तो सुझाव दे सकता हूं, मैं साधारण लाखों लोगों की मौजूदगी में दे रहा हूं। विषय रखने आ सकता हूं। मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं राजनाथ जी, गडकरी, तो मैं ऐसा करता हूं कि बना दूं। आपके काउंटर पार्ट जो मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हैं, और मेरे लिए बेहतर होगा कि आप ये बात करें जिससे मैं चाहता हूं कि सुरेंद्र राजपूत ये पहल कर लें। मेरे बस का तो नहीं, सुरेंद्र राजपूत के बस का है, तो उनसे पूछ लेते हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, ये गतिरोध टूटना चाहिए, जो मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा कि ये देश के लिए ठीक बात नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ठीक बात नहीं है, और एक ओपन फोरम पर डिस्कस करके हमें जन कल्याणकारी, परोपकारी जो चीज़ें लोकसभा राज्यसभा में हो रही हैं उन पर आगे बढ़ना चाहिए, और राहुल गांधी के मुद्दे पर भी चर्चा हो जाए। भाई कहते हैं ना, हसन कमाल ने किस जगह पे लिखा है कि अभी चुप हूँ, रहूंगा चुप, हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता। मसला ये नहीं है यहाँ पर कि गतिरोध कैसे टूटेगा, मसला तो ये है कि गतिरोध की जो लोग गतिरोध को ही नियम बनाना चाहते हैं, जो लोग गतिरोध के जरिए अपनी सत्ता और शासन का चलाना चाहते हैं, जो लोग बहुमत के अभिमान के नीचे लोकतंत्र को रौंदना चाहते हैं, संविधान की हत्या करना चाहते हैं, उन लोगों से आप बात करेंगे तो कैसे करेंगे? हम तो रोज जा रहे हैं संसद में बात करने के लिए। पिछले 70 साल में और आपकी 20, 25, 30 साल की पत्रकारिता में मुझे बता दीजिए कब सत्ता ने संसद रुकवाई आज तक? विपक्ष तो रुकवाता था, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो रुकवाती थी, और हम लोग विपक्ष में थे, हम बात करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि 70 साल में सत्ता पक्ष संसद रुकवा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें खतरा है कि जो मोदी अडानी भाई भाई हैं, जो 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में से आए हैं मॉरिशस के रूट से, उसके बारे में बात ना हो जाए, उसके बारे में पता ना चल जाए कि वो भारत में किसका है या किस विदेशी का है या कहां से आया है, किस नेता का है, किस अभिनेता का है। और वो जो शेल कंपनियां हैं उसमें जो एक चाइनीज डायरेक्टर भी है, उसका सारा पता ना चल जाए। ये सारा मसला है। मैं आपको भी यही सुझाव देता हूं कि क्यों नहीं 5 इंपॉर्टेंट लोग जो विपक्ष के हों, मैं तो उनको भी इकट्ठा करिए और फिर एक बार बैठ के बातचीत हो। बात वही आती है ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ,
हम गर्दनों के साथ हैं, वारियों के साथ। हम तो रोज डेलीगेशन बना रहे, राहुल गांधी तो 3 दिन ओम बिरला जी के चैम्बर में बैठे। राहुल गांधी जी ने नियमता भी क्या नाम कहा कि साहब हमें बोलने का इजाजत दी जाए, चूंकि संसद के अंदर 4 मंत्रियों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया। बिरला जी ने बोला ही नहीं कुछ। उनके बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई आपके सामने। सदस्यता कैसे समाप्त की गई? वो कहते, भाजपा ये कह रही है कि नीरव मोदी से माफी मांग लो, भाजपा ये कह रही ललित मोदी से माफी मांग लो, भाजपा ये कह रही कि मेहुल चोकसी से माफी मांग लो, चूंकि ये अपराधी नहीं है, ये मोदी है, इसलिए इनसे माफी मांग लो। भाई क्यों मांग ले नीरव मोदी से माफी? क्यों मांग ले हम हमारे नेता मेहुल चोकसी से माफी? क्यों मांगे वो ललित मोदी से मांगे? आर्थिक अपराधी है, मेरे और आपका पैसा लेकर के भागे। इनको पकड़ने की जगह भाजपा राहुल गांधी जी से कह रही कि इनसे माफी मांग लो। तो अब आपका एक्शन प्लान क्या है फिर? अब क्या किया जाए? हम तो आप भी नहीं बात करने में इंटरेस्ट, वो तो खैर वो उनका तो अलग ही मसला है सर, आप लोग भी कोई इंटरेस्ट तो नहीं कर रहे हो, तो ये बातचीत शुरू कैसे हो? जिम्मेवारी सदन चलाने की सत्ता की है। और मैं आपको बोफोर्स से याद दिलाता हूं, हम आप उस वक्त नए नए उसमें थे, यूनिवर्सिटी में थे। बोफोर्स में इन्हीं लोगों ने 24 दिन 25 दिन पता नहीं क्या क्या बोला। एक बोफोर्स रेडियो ने एक बात कही थी, स्विट्जरलैंड रेडियो ने, हमने जेपीसी बनाई, गतिरोध खत्म किया। हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि भाई बहुमत आपका है, जेपीसी में आपके ज्यादा सदस्य होंगे, जेपीसी के अलावा कुछ मंजूर नहीं है, यही बात है ना? डेडलॉक इसी पे है। नहीं, डेडलॉक तो इसके अलावा आपने बताइए ना, पिछले 20 दिनों में जो सदन इन्होंने नहीं चलने दिया, डेडलॉक हमने थोड़ी किया, डेडलॉक तो इन्होंने किया। अगर ये जेपीसी बना दें तो आप ये गतिरोध तोड़ देंगे? निश्चित तौर पर। और दूसरी बात मैं आपको बहुत जेपीसी से कम आपको स्वीकार नहीं? बिल्कुल, अभी आज की डेट में हमारा स्टैंडर्ड। जो दूसरी बात आप बताएं, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेटवर्क राहुल गांधी जी को बदनाम करने में लगा हुआ है। राहुल गांधी जी नीरव मोदी से माफी नहीं मांगेंगे, अपराधियों से राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, चाहे क्या नाम कुछ भी कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, क्षमा याचना की जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमने सुप्रीम कोर्ट को मिस कोर्ट किया था गलती से, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने क्षमा मांगी। चौकीदार से, या चौकीदार चोर था, चोर है और चोर रहेगा, इससे हमने कोई क्षमा नहीं मांगी। और रही बात, हम लोग क्षमा वाले नहीं है। अगर क्षमा वाले होते तो 90 साल हम लोगों ने बहुत शुक्रिया आपका सर, सत्ता की नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। हमने कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, और हमने कहीं किसी से माफी नहीं मांगी, और न ही किसी के हम चीफ मिनिस्टर बने। थैंक यू। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी शुक्रिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी के मसले पर जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा, इससे पिछड़ों की बड़ी बेइज्जती हुई, और चूंकि वो पिछड़े समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी और सुरेंद्र राजपूत, इन लोगों को पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए, आप एक ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, और मैं समझता हूं कि आज का आपने इंडियन एक्सप्रेस पेपर जरूर पढ़ा होगा, और उसने साफ साफ लिखा है कि मोदी जो सरनेम है वो हिंदू भी लिखते हैं, पारसी भी लिखते हैं, मुसलमान भी लिखते हैं, और कहीं भी जो सेंटर का जो जाति का जो लिस्ट है उसमें कहीं भी मोदी जो है, जो सरनेम है, वो पिछड़ी जाति में नहीं आता। एक आपका जवाब ये है। और इस देश में साहब सबसे ज़्यादा पिछड़ों का अपमान कब हुआ आप जानते हैं साहब? कब हुआ? इस देश में सबसे ज़्यादा पिछड़ों का अपमान तब हुआ जब पिछड़े तबके से आने वाले अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सांसद रहे, उनका घर एक सामंती मुख्यमंत्री इसलिए धुलवाए कि वो एक पिछड़े तबके के मुख्यमंत्री थे। और इस देश में सबसे ज़्यादा पिछड़ों का अपमान साहब कब हुआ? जब देश के प्रधानमंत्री इस देश में बिहार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि इनका डीएनए खराब है। आप बखूबी समझते होंगे कि किसी को जब यह कहा जाए कि आपका डीएनए खराब है तो कितनी खराब बात होती है। उसे अंग्रेजी में और हिंदी में जो शब्द है उसे मैं कह नहीं सकता और कोई नहीं कह सकता। सवाल जो हीरू भाई कह रहे थे, मैं समझता हूं काफी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इनका ज्ञानवर्धन नहीं होता होगा, ये पढ़ते होंगे। इस देश में जेपीसी जब वो फोर्स पे बन गया, जब 2G पे बन गई जेपीसी, जब लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, और आपके निश्चित रूप से देश के लोकसभा के सबसे ज़्यादा, राज्यसभा के सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, आपको जेपीसी बनाने में, और एक तो गांव में कहावत है कि साज को आंच नहीं, आप सेबी से कह रहे हैं जान, सेबी में तो सारे अडानी जी के लोग हैं। और जो सवाल है, अगर देश के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक व्यक्ति इस देश में, आप तो रोज पढ़ते होंगे,
आप तो मैं देखता हूं वैश्विक खबरें भी लगाते हैं भारत समाचार पर और अपने ट्विटर पर। आप बताइए आज भूखमरी में क्या हालात है, अभी आया है हैप्पीनेस का इंडेक्स, उसमें क्या हमारी हालात है। आपको बताना चाहिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हालात पर है। तो ये देश जानना चाह रहा है कि विकास सिर्फ एक अडानी का करके और 140 करोड़ लोगों को दिन ब दिन बदतर स्थिति में ढकेल आपके पास कोई सुझाव है कि ये गतिरोध कैसे टूटे? कहते हैं कि देश में अच्छे दिन आ गए। आपके पास कोई सुझाव है कि ये गतिरोध कैसे टूटे? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं। आप जानते होंगे इंदिरा जी के खिलाफ राजनारायण जी चुनाव लड़े और इंदिरा जी से संवाद करके जो आपने कहा, और श्रद्धेय अटल जी भी कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अरे रार इस समय तो मतलब सामना पड़ जाए तो एक दूसरे के साथ कुछ सुन लीजिए साहब, इस समय तो बड़ी खराब स्थिति। सुन लीजिए साहब, और आज की स्थिति क्या है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार के, कि हार नहीं मानेंगे, रार भी ठानेंगे, सब छीन लेंगे, आपको धमकाएंगे। और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक निर्णय दिया कि इस देश में अगर सांप्रदायिक और नफरत भरी भाषण बंद हो जाए और राजनीति से अगर धर्म को खत्म कर दिया जाए, वही सही रास्ता होगा। और जानते हैं इसको सबसे पहले इस देश में किसने उद्धृत किया था? डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनीति में कभी भी धर्म का घालमेल नहीं होना तो चाहिए। आपको जेपीसी से कम मंजूर नहीं? आपको भी? मेरी पार्टी का स्पष्ट राय है कि जेपीसी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है और अगर भारतीय जनता पार्टी, अडानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस देश में लोग जो 140 करोड़ के लोग सवाल जेपीसी क्या ऐसी बला है, कौन सा फांसी पे लटका देती है, कितना बड़ा मुद्दा अरे है? साहब, अरे बना दो एक जेपीसी, क्या हो जाता है? कोई बला नहीं है जेपीसी, कोई फांसी थोड़ी दे देगी आप जेपीसी। भी जानते हैं कि सारे राजनीतिक दलों के उसमें सदस्य सबको मिला के, और अभी मेजोरिटी तो बीजेपी की होगी क्योंकि उनके सांसद ज्यादा हैं। ये साफ पाक है तो आपको पूछना चाहिए 9 साल में एक कौन सा जेपीसी फांसी दे देगी? देश के प्रधानमंत्री जी 9 साल में एक प्रेस नहीं कर पाए। आप जैसे कम से कम पत्रकारों के सवाल लेते, मुझे खुशी होती। समाजवादी पार्टी अरे मैं तो चाहता हूँ दोनों का गतिरोध टूट जाए, एक सुझाव भी दे रहा हूँ। और हीरो वाजपेयी कह रहे हैं सीधे बात कर लो, हमसे न कहो। हीरो वाजपेयी जी जो बात कह रहे हैं, अब पूरा देश जान चुका है कि विगत 9 सालों में इस देश के लोगों को लगातार लूटा गया और बर्बाद किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। भाई, ये कहा जा रहा है कि पिछड़ों का अपमान हो रहा है अगर राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया। एक तो ये मुद्दे की वजह से लोकसभा राज्यसभा नहीं चल पा रही है, बड़ा भयंकर गतिरोध है दिल्ली में। और दूसरा, क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट से पिछड़े समाज का अपमान हुआ? देखिए, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग न्यायालय पर भरोसा नहीं करते हैं, वो इस तरह का, जैसे अभी ये 2 लोगों ने 3 लोगों ने बोला, तो उसमें से 2 दलों के नेताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हवाला दिया, उनके वक्तव्यों का हवाला दिया। कहने में बड़ा आसान लग रहा है कि नहीं, उन्होंने रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये कहना बड़ा आसान है। लेकिन ये आप किसके लिए कह रहे हो? दर्शक कंफ्यूजन, नाम ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। कौन नाम के साथ बात करूं? मैं कंफ्यूजन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों लोग हवाला दे रहे हैं। बीजेपी ने कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कही। लोग रहे हैं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। कांग्रेस ने ही जो कुचक्र रचा था क्षेत्रीय दलों को, जो उनके राजनीतिक प्रभाव थे, उनको खत्म करने का जो कुचक्र कांग्रेस ने रचा था 2013 में, यूपीए की सरकार थी, जो कानून इन्होंने बनाया, आज उसी में तो बचे हैं। तो आज जिन कानून में वो बचे हैं, तो इनको सम्मान करना चाहिए। तो कांग्रेस के साथ जो हो रहा है अरुण जी, वो ठीक हो रहा है? कांग्रेस के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है? मेरी बात अभी समझिए ना। नहीं, मेरा मतलब यह है किन मुद्दों पर साथ दें। आप देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे, देश के 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर उनका अपमान आप किन मुद्दों पर कर रहे हैं? आपको सभी नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए आपने ही कानून बनाया, कार्रवाई होनी चाहिए। आपके एक नेता, मैंने देखा है कि जहाज में नहीं बैठते हैं तो वो अन्याय उनके साथ होता है या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस चली जाती है। लेकिन अपने नेता के साथ अन्याय हुआ ये कह रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जा नहीं रहे हैं। एक छोटी सी अदालत से फैसला आता है और आपको ऊपरी अदालत में जाने का समय नहीं मिलता। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो मोदी या जो अडानी अंबानी का मसला नहीं है, मसला यह है भ्रष्टाचार का, मसला है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का, कि ये जितने भ्रष्टाचारी गोलबंद बना रहे हैं, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की, ये सब भ्रष्ट लोग हैं और ये सब इकट्ठा हैं, ये कहना चाह रहे हो? नहीं है कि संसद में मेरा कहने का मतलब है कि संसद में देश की जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं, देश के मुद्दों पर चर्चा सीधे बैठ से खेला है। मैं अप्रिशिएट करता हूं, एकदम सीधे बैठ से, टक से।
तो मैं तो ये स्पष्ट कर रहा हूं ना कि आपको संसद ये में सब चर्चा भ्रष्टाचारी करनी चाहिए, है और तो इकट्ठा आप है जाकर सब। आंख मारने लग रहे हैं, आप जाकर के बदनाम कर रहे हैं। तो पिछड़ों का बदनामी जितने लोगों ने किया है, आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिए? आपको 70 साल अभी बता रहे थे ना हमारे राजपूत जी कि 70 साल हमने मौका देश की सेवा में काम किया, तो 70 साल में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए। आप 70 साल में 27% आरक्षण में 22 सिफारिशों को लागू नहीं कर पाए। आप पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रभाव में आने नहीं दिया गया। आप सिर्फ और सिर्फ अति पिछड़ों को नीचे दिखाने में लगे रह गए। तो ये तो आज जो काम आपने किया है सरकार में रह करके, आज वही तो काम हो रहा है आपके साथ। तो सिर्फ यही आपने दो क्या पार्टी नया हैं, कर दिया? सपा या और आपने कौन सा कांग्रेस, पिछड़ों के साथ न्याय जिन्होंने कर दिया? महापाप किया है। बिल्कुल किया है, इनको उसका परिणाम मिल रहा है। अति पिछड़ों को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाप्त किया है, राजनीतिक प्रभाव से खत्म किया। एक नेता नहीं पचा पा रहे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं, तो ये उनको नहीं पचा पा रहे हैं। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो उनको नहीं पचा पा रहे हैं। तो भैया हमारे आप ही बहुत के सारे पिताजी पिछड़े ओम समाज के नेता प्रकाश हैं जो अति राजभर पिछड़े वर्ग के। केशव मौर्य को लोडर कहते थे, लोडर, याद है? नहीं, आप लोग को याद है कि नहीं? देखिए, सुरेंद्र जी, जिन कुर्सी पर मनोज याद है? बिल्कुल याद, मैं उसी पे कह रहा हूं। लोडर कहते थे ना, नहीं यही कहते थे लोग लोडर। जो उत्तर प्रदेश इनसे में बर्दाश्त रहते नहीं थे, हो रहे थे। नहीं, तब बिल्कुल मैं कह केशव रहा हूं। मौर्य को मुंह भर भर के नहीं, मैं यही गरियाते कह रहा थे हूं। आप लोग। आप देखिए, बंगाल में जाते हैं, जिन स्टूल की बात हम यहाँ करते थे, वही स्टूल श्री अखिलेश यादव जी बंगाल लेके चले गए, और जो कुर्सी पर बैठना चाहिए था उनको ही स्टूल पर बैठा आपके दिया। हिसाब तो से ये तो जो स्पष्ट हो गया गतिरोध ना है, कि जिन स्टूल की चर्चा इस हो रही- गतिरोध के जिम्मेदार विपक्ष है, कांग्रेस है, ये नहीं चलने दे रहे हैं। करेक्ट? बिल्कुल, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये घोटालेबाज लोग हैं, ये सब डर जो के इकट्ठा पिछड़ों है। को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, ये पिछड़ों को कमजोर करना चाहते हैं। सुशील दुबे मेरे साथ और मौजूद हैं इसी का उत्तर प्रदेश। नतीजा बहुत है बहुत ये धन्यवाद वर्षों आपका जी, तक शुक्रिया। पिछड़े वर्ग इनको बर्दाश्त नहीं थैंक करेंगे। यू, बहुत शुक्रिया। दूसरे चरण में आप बाकी विचार रखिएगा और हमले के लिए भी तैयार रहिएगा। सुशील दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, शुक्रिया आपका। ये बताइए, ये दिल्ली का गतिरोध दूर कैसे होगा? कुछ होगा भी या फिर 6 तारीख तक मसला ऐसे ही खत्म? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, गतिरोध दूर नहीं होगा। अब ये गतिरोध 24 के बाद जो 16वीं 17वीं जो भी लोकसभा बनेगी उसमें दूर होगा, जैसी बनेगी। देखिए, अटल जी ने कहा था कि लोकतंत्र में असहमत का मतलब गद्दारी नहीं होता है। और ये अटल जी की बीजेपी नहीं है, ये इस देश के डिजाइनर पीएम मोदी जी की बीजेपी है, जिन्होंने देश का 14 के बाद का हिंदू डिजाइन कर दिया नया, जिन्होंने देश का 14 के बाद से नया राजनीति डिजाइन कर दी नई, जिन्होंने देश में 14 के बाद से नया धर्म डिजाइन कर दिया नया। तो ये इतना आसान नहीं है। और ब्रजेश जी, एक बात बताइए, क्या जो आज स्थिति बन रही है, क्या इसका एहसास देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को नहीं था? या उनके लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, राहुल जी या खड़गे जी या जो भी लोग जिम्मेदार हैं, सीरियसली उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि उनके यहाँ जो केजीबी के लोग हैं, जो पेरोल पे हैं बीजेपी और मोदी जी के, जो पेरोल पे काम कर रहे हैं, बड़े नेता। केजीबी मतलब? एक जमाने में एक होती थी, कोई रूस की किसकी एक कंपनी होती थी। उसका इनसे क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो लोग पेरोल पे रखते थे अपने लोग। अच्छा। दूसरी जगह पर, तो इनके यहाँ तनख्वाह वाले जासूस, तनख्वाह वाले, तनखैया। तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा इस समय पर, क्यों कि जो केजीबी के लोग इधर पर बैठे हुए हैं बीजेपी या मोदी जी की तरफ से, तनखैया सुख सुविधाओं वाले, वो कौन लोग हैं, उनका चेहरा पहचानना पड़ेगा। कैसे? एसपीजी हटाई राहुल जी की, प्रियंका जी की एसपीजी हटाई, ये रामधुन गाते रह गए। आलू से सोना में पप्पू बना दिया, ये रामधुन गाते रह गए। आपने बीप बीप कर दिया, ये रामधुन गाते रह गए। आपने म्यूट कर दिया, ये रामधुन गाते रह गए। आपने राहुल जी को 3500 किलोमीटर बेवजह दौड़ा दिया हीर रांझा बना के, नफरत बांटो, हटाओ, मोहब्बत बांटो, ये रामधुन गाते रह गए। और तो और हद 2.5 साल का जो मुकदमा, मामूली मुकदमा था साबरमती के, उसमें सूरत की, उसमें सॉरी, उसको आपकी इतनी बड़ी जो बड़े बड़े राज्यसभा आपके वकील, साबरमती बहुत याद आ रहा है। साबरमती में नहीं चलाई है। की टीआरपी बहुत चल हाँ, रही है। नहीं, अतीक के चक्कर में रट लियो दुबे जी। वो भी मान इतनी लीजिए। मोहब्बत है अतीक से आपको। देखिए, अब इतना बड़ा कोई ऐसे थोड़ी बन जाता है कि जो खड़े खड़े, अब क्या खैर। तो अब वो ये इतने बड़े सूरत के कोर्ट में इनके इतने बड़े बड़े वकील, राज्यसभा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, फला क्या कर रहे थे? मैनेज नहीं कर पाए। 2 साल, अरे भाई 2.25 साल सजा करवा लेते जुगाड़ करके। आजकल तो जुगाड़ कहाँ नहीं चलता है। फिर अगर इतने ही रामधुन का शौक है, इनको ये नहीं पता है कांग्रेस के तनखैयों को
जो इनके सिपह सालार है। आपका निर्णय कितना बड़ा हुआ, आपने खड़गे जी को अध्यक्ष बना के कितनी बड़ी बात की है। आपको ये नहीं पता है कि राम धुन पर और राम पर जी इस समय बीजेपी का एकाधिकार है। मनोज सिन्हा ऐसे लोग गांधी जी को कहते हैं, मनोज सिन्हा ऐसे पढ़े लिखे लोग गांधी जी को भरी सभा में कहते हैं ग्वालियर में कि वो फर्जी वकालत कुछ नहीं करी थी। आप इनका परसेप्शन तो समझिए, ये लोग बात ही नहीं सुन पा रहे। सफेद तंबू लगाया, रामधुन शुरू कर दिए। अरे भाई क्या करें, कहाँ जाके सब बोल राजीव रहे हैं? शुक्ला ने कहा कि आपके पास जो पॉलिटिकल पावर आपके पास भी तो है, आप भी तो अटैक करिए। आप फिर सूरत की अदालत से राहुल जी 35 किलोमीटर घूमे थे, इनको 6 महीने कंटेनर का अनुभव है, जेल चले जाते, आज क्या दिक्कत होती? क्लियर तो करें जी। सीधे वहां से जाते जेल कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, एमपी सीट भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। अरे अभी तो अप्रैल तक को कहा जहां पर रामविलास पासवान, अडवाणी, गुलाम नबी आजाद सालों साल रहे हों, वहां एक 10 दिन की आपने मोहलत में वो कर दिया, आपने काम खाली कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये गतिरोध इतना भयानक स्तर पर पहुंच गया है कि ये लोग बातचीत के लिए भी तैयार नहीं है, और दूसरा राहुल गांधी का भी मुद्दा आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब 6 तारीख तक जब तक ये सदन चलेगी ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। तो इतना गतिरोध का स्तर इतना व्यक्तिगत कैसे हो गया? ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने यात्रा की पैदल, वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि राहुल गांधी उनके लिए एक बड़ी समस्या चुनाव में बन सकते हैं, और टक्कर भी देश में अगर कोई सरकार बनाएगा बीजेपी के खिलाफ तो राहुल गांधी या कांग्रेस बना सकती है। बाकी क्षेत्रीय दल तो अपने अपने यहाँ परेशान हैं। तो राहुल गांधी पर इस समय बीजेपी का हमला तेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना इस बात का है कि राहुल गांधी को जब सजा हुई थी तो 30 दिन का समय दिया गया था। अब वो इस 30 दिन में कोई अभी तक तो उन्होंने हलचल की नहीं, अपील की नहीं। ये राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे या वो अपील करेंगे उच्च हाई कोर्ट में और वहाँ से कोई रिलीफ लेंगे? 30 दिन का समय है। दूसरी बात ये आती है कि कांग्रेस से ज़्यादा तो केजरीवाल बवाल कर रहे हैं। जिसके घर में सारा बवाल हुआ उससे ज़्यादा पड़ोसी हल्ला मचाए हैं, और कांग्रेस केजरीवाल का भी विरोध करती है। केजरीवाल जिस तरह से आरोप लगाते हैं सदन के भीतर विधानसभा में, वो तो उतना तो कांग्रेसों नहीं विरोध कर पा रही है बीजेपी का और मोदी का। लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने उन राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए, ना कोई बंद का ऐलान किया, ना कोई धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया। उधर ममता बनर्जी आज बैठ गई अनशन पे कलकत्ता में। तो विपक्ष की जो एकजुटता है वो तो देखिए होनी नहीं है, और उस पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको तय करना है। लेकिन ये जो राहुल गांधी को लेकर रिएक्शन है उस पर कोई बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं आ रही है। इनके मुख्यमंत्री आए थे लेकिन वो अतीक अहमद में मामला चला गया। अब यूपी को बिना जीते कांग्रेस क्या देश में कोई चमत्कार कर सकती है? और अगर यूपी में वोट बिखरा हो या अलग अलग लड़े सब, तो बीजेपी इनको कहाँ ले जाके छोड़ेगी? एक को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और फिर आप देखिएगा योगी का कद कितना बढ़ जाएगा देश में, क्योंकि ये यूपी तो 75+ का नारा है और सबसे बड़ा स्टेट है। तो मोदी और योगी तो चाहेंगे ही कि यहाँ विपक्ष कोई मजबूत ना हो, और ऐसे में कांग्रेस की जो हालत है, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पीछे खड़े हो, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पीछे नहीं, तुम हमारे पीछे खड़े हो। तो ये बड़ी एक समस्या आ रही है। लेकिन गठबंधन तो देखिए बिना करे बीजेपी से पार नहीं पाओगे। अब ये लोग अपना अपना देख लें कि भाई रैली करने खाली आएंगे यूपी, या कुछ चुनाव में इरादा रखते हैं सीट जीतने का। देखिए सियासत जो है वहाँ पाप और पुण्य की परिभाषा सब बदल गई है। बीजेपी कह रही है ओबीसी का अपमान हो गया, और जिसका अपमान हुआ कह रहे हैं वो ओबीसी है ही नहीं है, और कांग्रेस कह रही है कि मैंने कुछ कहा ही नहीं।
बेवजह का अपमान से जोड़ा जा रहा है, राहुल को सताया जा रहा है, घर खाली करा लिया गया, अब हो जाएगा, सदस्यता चली गई, 4 बार राहुल गांधी सांसद रहे। अब गांधी परिवार में इतनी कभी स्थिति दुर्दशा की नहीं रही जितनी आज है। तो या तो अपनी जिद चला लो कि हम बड़े हैं, या तो क्षेत्रीय दलों से हाथ मिला लो। देखिए, एक चीज और भी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सीधे बीजेपी नहीं घेर पा रहे। ये तो जो पिछली सरकारों ने कांग्रेस के गलतियां की थी, पाप किया, उसकी सजा राहुल गांधी भोग रहे हैं। और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस से लोग क्यों नाराज हैं इस देश में इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद। और वो हर मुद्दे को कभी जात से जोड़ती है, कभी धर्म से जोड़ती है, मेन पॉइंट पे तो आनी नहीं देती ना। तो जाए कहाँ? तो भुनाना चल रहा है अपना आपस में। अब अभी केजरीवाल ने इनको समर्थन दिया, लेकिन दिल्ली चुनाव में इन्होंने कहा कि केजरीवाल ठीक आदमी नहीं है, और वो एक तरह से बीजेपी को फायदे हुआ। तो ये लड़ाई विपक्ष की आपस की है, और बीजेपी को तो ये वैसे नहीं हरा पाएंगे ऐसा लगता है आगे, क्योंकि एकजुटता इनमें है नहीं। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि कहाँ मिलेगी भला इस सितमगरी की मिसाल, वो तरस भी खाता है मुझ पर तबाह करके मुझे। और कहते हैं कि नज़रअंदाज भी करता है, नज़र में रखता भी है। वो इन दिनों कुछ इस तरह मेरी खबर रखता है, और न जाने कैसी मोहब्बत है उस सितमगर की, जान भी लेता है और जिंदा भी रखता है। और रोज खाता है कसम कि अब इधर से न जाऊंगा, लेकिन मेरे कूचे से हरदम गुजर भी रखता है। सुन लिया सुरेंद्र जी, बहुत तगड़ा मारा वीरेंद्र जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक हमें सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संसद का गतिरोध, राहुल गांधी की सदस्यता, देश की राजनीति में ऐसा ज़बरदस्त गतिरोध पिछले कई दशक से देखने को नहीं मिला जो इस वक्त दिल्ली में विद्यमान है। दोनों की तरफ से कोई बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। अपने अपने मुद्दों को लेकर दोनों अडिग है, संसद चले और चाहे ना चले। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई वाजपेयी जी, ये गतिरोध तोड़ने के लिए कोई तो सार्वजनिक एक पहल होनी चाहिए ताकि हम संसद को तो ठीक से चला सकें। कोई तो रास्ता आप निकालने की सोच रहे होंगे, या फिर आपने इसको वक्त के सहारे, विपक्ष के सहारे, या फिर 6 तारीख तक जो होना हो जाए, ये मोड में आप लोग चले गए हैं? नहीं, देखिए, संसद का सत्र चल रहा है और मुझे लगता है कि सबको बैठकर करना चाहिए। और जो बातें आप उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष में वहाँ कांग्रेस महत्वपूर्ण रोल निभाती है, और कांग्रेस के राजकुमार को अपनी अदालती कार्रवाई अलग रखना चाहिए। विदेश में जो वो बोलते हैं सोच समझकर बोलना चाहिए, और अगर उससे कोई भी चीज़ों की गलतियां हुई है तो देखिए, ये क्या है, ये देश में तो भाई क्षमा से बड़ा तो कोई शब्द नहीं है। आप कह दीजिए गलती हो गई, इससे समाप्त हो जाएगा मामला। और अगर अनजाने में हो गई तो अनजाने में कह दीजिए। जहाँ तक मेरे मित्र और हमारे बड़े भाई और हमारे आदर्श सुरेंद्र राजपूत, जिनको देख के मैं प्रवक्ता पद पे हूँ, उन्होंने कहा कि हम मोदी से माफी नहीं आज आपकी फोटो लगाएंगे अपने घर घुमाने की कोशिश मत कर। जी। हाँ, वो दरअसल ये देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे आदर्श हैं इसलिए कि 13-14 हजार डिबेट तो मैं देख चुका हूँ इनकी। तो मुझे लगता है कि ये मुझे इनसे काफी सीखने को मिलता है। लेकिन आज ये घुमाने के मूड में है कि मैं नीरव मोदी से माफी नहीं मांगूंगा। आप किसी मोदी से माफी मत मांगिए। आप कहिए कि देश के बाहर मेरे मुंह से जो निकल गया है, हो सकता है भाई, आप क्यों लोकतंत्र की बददुआई दे रहे हैं? हिंदुस्तान से बेहतरीन लोकतंत्र है, इसीलिए आप बाहर जाकर सब कुछ बोल रहे हैं। यहाँ कानून का शासन है, इसीलिए आप ये कहते हैं कि आपके खिलाफ भी निर्णय आया, आप कहते हैं मैं नहीं अपील करूंगा। इससे बेहतर हिंदुस्तान नहीं हो सकता ना। और जिन लोगों के बारे में आप चर्चा करते हैं कि भाजपा सरकार ऐसी है, ऐसी कठोरता से कार्रवाई कर रही, वहीं आप इतनी निर्ममता से प्रहार कर रहे हैं। मुझे लगता है बंद करना चाहिए। इस पूरे ड्रामे से वोट नहीं मिलने वाला। राहुल गांधी को आप कुछ भी कर दीजिए, बंगला खाली करा लीजिए, सड़क पर आप उनको ले आइए, कांग्रेस उनको दिखाकर चुनाव नहीं जीत पाएगी। आप राहुल गांधी का जो चाहे हासिल कर दीजिए, पर कृपया करके संसद चलने दीजिए, संसद की कार्रवाई को बढ़ाइए। राहुल का इस तरह का आवरण उड़ाकर आप संसद को गतिरोध मत करिए, और इस गतिरोध के सारे चुनाव जीतने की कल्पना छोड़ दीजिए।
बहुत शुक्रिया। हीरो वाजपेयी के आदर्श और जिनकी 13,000 डिबेट देखकर प्रवक्ता बने हैं वाजपेयी जी, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजपूत जी, अब मैं तो क्या तो सवाल करूं, अब आप ही आदर्श हो उनके, तो आप ही रास्ता सुझाओ। अब मेरे पास तो सवाल नहीं बच रहे हैं भाई, मतलब आदर्श पुरुष से पूछा क्या जाए। तो गतिरोध तोड़ो, जब ये आपकी फोटो लगाएं घर पे, आप इनकी लगाए हो, तो जब यहाँ लखनऊ में हो तो मतलब दिल्ली तक बात पहुंचा लो दोनों लोग। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। प्रवक्ता है कांग्रेस के। तो मुलजिम और मुंसिफ जब दोनों ही सरकारी हों, हीरो भाई क्या करेंगे? देखिए, सच बात यह है कि राहुल जी विदेश से आए, संसद के अंदर उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने ओम बिरला साहब के केबिन में गए, उन्होंने पहले मौखिक कहा, फिर लिखित कहा, 3 बार कहा अपने, क्योंकि मेरे ऊपर आरोप लगे, मैं संसद में अपनी बात रखना चाहता हूं। ये लोग कहें नहीं भाई बात नहीं रखने देंगे। संसद को मैं फिर से कहता हूं आपके जनता के कंजम्पशन के लिए कि मैं जनता से मुखातिब होकर के कह रहा हूं कि संसद को जो है पहली बार 70 साल में सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने दे रही है। राहुल गांधी जी अपनी बात रखना चाहते थे, उनको नहीं रखने दी गई और उसके बाद उनकी सदस्यता आपराधिक षड्यंत्र के तहत जो है रद्द कराई गई। उसका भी मैं बता देता हूं आपसे, जिस पूर्णेश मोदी जो पहले भ्रष्ट मंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, जो ऐसा बताया गया जिसकी वजह से उन्हें वहां की सरकार से हटा दिया गया था, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन डाल करके राहुल जी ने वहां जमानत ली। राहुल जी के बाद वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा साहब इस केस को मैं नहीं लड़ना चाहता, स्टे कर दीजिए। स्टे हो गया वो केस। 9 महीने बाद जिस दिन राहुल गांधी जी मोदी अडानी भाई भाई संसद में बोलते हैं, 49 मिनट का उनका भाषण एक्सपेंज किया जाता है, उसी दिन शाम को वो स्टे वापस होता है और उसी दिन शाम को स्टे वापस होने के बाद 25 दिन में, ब्रजेश जी आप गवाह हैं इस बात के, पूरी ईमानदारी से कहिएगा, 25 दिन में 7 हियरिंग लगती हैं। 25 दिन में। जिस देश में 7 करोड़ मुकदमे निचली अदालत में पेंडिंग पड़े हुए हों, उस देश में एक सूरत की अदालत में 25 दिन में 7 मुकदमे, कह रहा हूं 7 इनकम टैक्स में हमारा 6 दिन में 5 बार सुनवाई लगी। इनकम टैक्स की बात, हमारा रिकॉर्ड आपसे ज्यादा बड़ा है। इनकम 6 दिन में 5 सुनवाई सर। इनकम टैक्स से वकील भी है, इनकम टैक्स से आपका सर 25 दिन में या 6 दिन में। सर सुन तो लीजिए, इनकम टैक्स के वकील भी हैं, इनकम टैक्स में तो डे टू डे बेसिस पे हो जाती है, इनकम टैक्स की बात नहीं है। मैं लोअर आपकी सुनवाई और हमारी सुनवाई सर ऐसे ही हल्का ही। अरे सर सुन तो लीजिए, मैं मतलब मेरी बात सुनिए ना। आप बोलिए सर, आप ही ने कहा। आप अगर सत्ता पक्ष को बचाना चाहते हैं तो आप बचाएं। आदर्श आप हो उनके, सीखते आपसे हैं और गगरी हमारे दरवाजे फोड़ रहे हो। सर सुनिए ना, बोल भैया। अरे मैं आपसे बताऊं कि आपके मित्रों के जरिए ही तो ये अपनी गगरी बचाए हुए हैं। आपके मित्र 15 दिन के लिए नोएडा चैनल वाले ईमानदार हो जाए, ये इनकी सरकार गिर जाएगी। बोलते हो सर, बिल्कुल सरकार गिर जाएगी। 24 घंटे विपक्ष से सवाल। मैं नहीं सर सुन लीजिए ना, अब ये कंक्लूड कर लो सर। अब तो सर आप बीच में टोक देते हैं, अब ये कौन सी बात है? डर जाते हैं सर। कहाँ आप आदर्श व्यक्ति हो, कहाँ डरोगे? 13,000 डिबेट आप क्यों देखे हैं? फोटो लगाए। आप मैं बताऊं आपसे, जो लोअर कोर्ट में जिस देश में 7 करोड़ मुकदमे पड़े हुए हों, 25 दिन में 7 हेयरिंग होती हैं और उसके बाद जब वो दोबारा बोलने वाले होते हैं उसी समय सजा का ऐलान हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो आपराधिक षड्यंत्र है कि वो नरेंद्र मोदी अडानी भाई भाई को नहीं एक्सपोज होने देना चाहता, उनका 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये नहीं बतवाना चाहता, ये देश जानना चाहता है कि वो शेल कंपनियां कौन सी हैं। थैंक यू सर, इसका मतलब कि गतिरोध बना रहेगा। डायरेक्टर कौन है उनके, मनोज काका जी, उनका डिफेंस में है। दोनों की बातें सुनकर एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि ये गतिरोध खत्म नहीं होगा, सदन का वक्त भले ही जाया हो जाए। नहीं देखिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है, लेकिन सदन चलाने की महती जो जिम्मेदारी है वो जो सरकार में दल है उसका है। और ये पहली बार हो रहा है, नए नए कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ला रही है। आप तो रोज देखते होते तो अब तक दोनों पार्टी को साथ बिठा देते। श्रद्धेय नेताजी तो भारतीय राजनीति के और राजनीतिक क्षितिज के वो सूरज हैं जिन पर हजारों साल अध्ययन होगा, लेकिन श्रद्धेय नेताजी के लिए भी किस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग इस सूबे के मुख्यमंत्री ने किया, पूरे देश और दुनिया ने देखा। अरे सुन लीजिए, हीरो वाजपेयी जी नए नए कीर्तिमान, जिस लोकसभा सदन में
कभी माइक म्यूट नहीं किया गया, वहां माइक म्यूट किया जा रहा। अब वो सदन बोलते हुए लोगों की सदन नहीं है, अब वो मौन लोगों की सदन है। अब उस सदन में गतिरोध, अब उस सदन में गतिरोध विपक्ष नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष के लोग रो रहे हैं कि सदन न चले, जेपीसी की मांग नहीं हो जाए, नहीं तो हमारा जो घोटाला है, हमारी जो जांच है वो जग जाहिर हो जाएगी दुनिया में। और बात कर रहे हैं बाहर और अंदर की, जेपीसी की कोई अहमियत नहीं होती। अरे देखिए किस तरह की बात कर रहे हैं, जेपीसी की आपकी जांच हो जाए तो जेपीसी की अहमियत नहीं थी, जब आप विपक्ष में थे तब जेपीसी की अहमियत होती थी। पवन बंसल ने कहा, राज्यसभा में इनके नेता थे कांग्रेस के, इन्होंने कहा कि प्रणाली के आप लोकतांत्रिक प्रणाली तो के जो संस्थान है, जो व्यवस्थाएं बनानी गई है उसको तो हीरो वाजपेयी जी करवा दो, जेपीसी झंझट खत्म हो। हीरो जब वो इतनी हल्की है तो करा दो, करा पाएंगे। जब झंझट नरेंद्र खत्म मोदी जी करो। नहीं करा पाएंगे तो हीरो वाजपेयी भाई कहां जेपीसी करा बिना नियम पाएंगे? के छुट्टी कैसे हो करा जाएगी दें? इनकी। मैं कह रहा हूँ बिना देश नियमों चाह के रहा कैसे करा है। दे? ओके। भाई सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा अदालतें भी हमारे हिसाब से कर रही नियम के है, क्या सीधे नहीं सीधे करते? न्यायालय को आप आरोपित सुन कर लीजिए, दिया। क्या भाई नहीं करते एमपी बिना एमएलए नियम कोर्ट के? में भी एक जिस 2 दिन की साहब डेट लग जानते रही हैं, है। आपने अभी अपने आप को कहा ना कि 6 दिन में 5 पेशी हुई एनडीटीवी पर रोज बहुत सीबीआई शुक्रिया। अरे सुन लीजिए, अब ऐसे बीच में कैसे साहब होगा? एनडीटीवी अरे पर तो रोज टाइम नहीं छापे है ना, पड़ते बात खत्म थे। करो। एनडीटीवी अडानी का हो गया, नहीं छापा पड़ता है। क्विंट पर रोज छापे पड़ते थे, क्विंट अडानी का हो गया, अब उस पर छापे नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से किस तरह से आपने लोकतांत्रिक प्रणाली का, उनके महत्वों को बर्बाद किया है, पूरे देश और दुनिया देख रही है। और दलितों पिछड़ों का तो आपका टारगेट ही है, आरएसएस का वही ध्येय ही है कि दलित पिछड़े किस तरह से संस्थानिक और सरकारी रूप में अरुण राजभर, पर थैंक यू, रहें। बहुत शुक्रिया पूरा आपका। देश अरुण आपको राजभर, 2024 ये गतिरोध में टूटे ऐसा कोई देश की प्रयास करते ये समृद्धि दोनों का पक्ष रास्ता लग नहीं यही रहे। होगा कि अब लगता है कि 6 तारीख तक लोग ऐसे ही चलने वाला है। मुझे तो कोई आसार अरुण जी दिख नहीं रहे। आप दोनों का शुक्रिया। अरुण जी की बारी है, बोलिए भाई अरुण तरफ से जी। गतिरोध पैदा किए जा रहे हैं, जिनके तरफ से गतिरोध बनाए जा रहे हैं। आप देखिए जब अरे चैनल भैया पर वो ये नहीं आदर्श हैं जिनको हल हो रोज पा आप रहे हैं कोसते या हो। यहाँ सामंजस्य आप नहीं बन अपना पा रहे हैं, सोचो, तो आप अपना समझ आदर्श आप सकते खोजो, हैं कि अपना कोई आदर्श खोजो। 13,000 डिबेट करे चाहे 50,000 डिबेट करे, नहीं मेरा आदर्श स्पष्ट है कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मान रहे हैं, हम लोकतंत्र को मान रहे हैं। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बातों को गंभीरता से रख रहे हैं। अरे भाई मनोज जी बोलने दो, मनोज जी प्लीज। अब सदन के आपके बारे में अरुण बोले नहीं, आप उनको बोलने दो। मतदाताओं आप उनको बोलने दो। हमने पिछड़ों मनोज के जी बारे में प्लीज। चर्चा किया, हमने अति पिछड़ों मनोज के जी बारे में प्लीज। चर्चा किया, मनोज जी, हमने किसानों के बारे में चर्चा आप किया, हमने सुनने की महिलाओं के क्षमता बारे में विकसित चर्चा करिए सर। किया, हमने हाँ। व्यापारियों के बारे में चर्चा किया, हमने हर वर्गों के बारे में सदन के पटल पर चर्चा करने का प्रयास किया। लेकिन विपक्ष का एक बड़ा नेता जो पिछड़े वर्ग से आता है, वो अति पिछड़े वर्ग को खामोश करने के लिए हर षड्यंत्र रचता है। आप देखिए हर षड्यंत्र अति पिछड़े वर्गों को नीचे दिखाने के लिए, जब जब उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्गों ने मिल करके सत्ता सौंपी, तो इन लोगों ने सर पहले गतिरोध कैसे टूटे ये बताओ आप, पर्सनल स्कोर बाद में सेटल कर लेना। नहीं, ये गतिरोध कैसे टूटे ये बताओ आप। ये गतिरोध देखिए, आप देखिए क्या है, गतिरोध कैसे खत्म होगा? सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो गतिरोध कैसे खत्म होगा? ओके। किसी को तो ये कर्ज चुकाने पड़ेंगे ना कि हमने इस देश के लिए, अपने पिछड़ों के लिए हमने कुछ नहीं किया, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो वो चीज तो आज भोगना पड़ेगा ना। आपको मौका मिला था तो आपने ऐसे कानून बनाए जिन कानूनों के चक्कर में आप खुद बच जा रहे हैं। आप साफ साफ कहिए कि नहीं, मैं देश की जनता के सामने माफी मांगता हूं, मैं पिछड़ों के साथ अन्याय मैंने किया है, पिछड़ों के साथ मैं माफी मांग रहा हूं। आप मांग लीजिए, तो बात समझ में आ जाती है कि वो देश की जनता के सामने आप माफी मांगे, जनता आपको स्वीकार कर लेगी। अरे ये पिछड़ों का, राजभरों का लगातार हित बेचने वाले लोग कभी सपा को हित बेचते हैं, आप खाली अडानी अंबानी करेंगे, देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई, देश में अशिक्षा, देश में गरीबी, आपने चर्चा किया, लेकिन आपने क्या कर लिया उसके लिए? आपने गरीबी न मिटा पाए, न आपने भ्रष्टाचार खत्म कर पाए, ना ही आपने कुछ कर पाया। ना सुरेंद्र जी गाली गलौज ना करो, सुरेंद्र जी गाली गलौज नहीं। और पिछड़ों के हित आप देखो आदर्श प्रवक्ता हो, आपको ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे प्रवक्ता बैठाते रहे, मैंने आपको बर्बाद करने वाले लोग हैं। आपसे बताऊं सुरेंद्र जी, आप देखिए, आप अपनी छवि के विपरीत जा रहे हैं। टीवी चैनल पर बैठ करके थैंक यू, गाली गलौज ना करें सर। शाम को बेचते हैं कांग्रेस को, रात को थैंक यू। नहीं है, इनको कुछ नहीं मानती है, ठीक है। इनको उत्तर प्रदेश में जीरो वाला सन्नाटा मिलेगा, जीरो। लगातार देश से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
धन्यवाद। आप दोनों शांत हो जाए भाई, मैं झगड़ा नहीं कराना चाहता प्लीज। मैं तो गतिरोध खत्म करना चाहता हूँ। कोई लुटेरा चोर नहीं है, कैसी भाषा बोल रहे हैं? पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनको लुटेरा चोर कह रहे हैं। पता नहीं क्या सीखा है। हीरो वाजपेयी, गलत इंप्रेशन जाएगा आपका। आप किसी भी राजनेता को हीरो वाजपेयी पर गलत इंप्रेशन भेज रहे हैं। ये फोटो लगाए हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं। आपने बाबा साहब का अपमान किया है, आपने मानवता श्री राम का अपमान किया है। धन्यवाद। भाजपा को कभी बसपा को आज अपमान धन्यवाद। किया, आपको सजा की लुटेरे है। नहीं सर, ऐसी भाषा मत बोलो सर। इस दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता ओके, रखिए। सुशील दुबे को लाइए। देश में दर्द को बर्दाश्त करने धन्यवाद। की क्षमता रखिए। धन्यवाद। क्या बात करते करते दुबे जी, एक सेकंड रुकिए। दुबे जी सवाल तो ले लो। कभी किसी दोनों लोग की आवाज बंद करो बस। धन्यवाद। आप दोनों की आवाज बंद है, शांति रखो जरा। इतना क्यों झंझट करना भाई। सुशील दुबे जी, अतीक अहमद पहुंच गए साबरमती? जी अतीक अहमद पहुंच गए? जी सकुशल? साकुशल बिल्कुल ठीक है। तो देखो, इतना बड़ा गतिरोध था, वो सजा खा के पहुंच गए वापस, और इनका गतिरोध है टूट ही नहीं रहा है। ब्रजेश जी, ये तो मारपीट कर लेते अभी सामने सामने होते। ब्रजेश जी, आप समझिए कि पूरी देश की, इंटायर वर्ल्ड की बीजेपी डिजाइनर पीएम मोदी जी के पीछे खड़ी है, पूरी बिना इफेंट बट के। और आप देखिए 7 गुट हैं, मैं आपको नाम बता दूंगा। कांग्रेस में 7 गुट हैं जो तय नहीं कर पा रहे हैं कि करना किसको क्या है, श्रेय किसको लेना है, जेल जाने का श्रेय लेना है। गुटबाजी बहुत है मतलब। 7 गुट में नाम बता दूंगा, बड़े नाम। वरना अखिलेश यादव क्यों कहते कि मैं अमेठी, अभी तो चुनाव 1 साल बचा है, 10 महीने 12 महीने, अखिलेश यादव ने अभी से कह दिया कि वो अमेठी और अवली दोनों चुनाव लड़ाऊंगा। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, विपक्ष के, आप अभी तक मैनेज नहीं किए हुए हो, और आप एक सीट पे 1.5% वोट पे लड़ लोगे यहाँ पर, वो अभी योगी जी के सामने, जिन्होंने अतीक, अब देखिए अतीक क्यों ढोल बजा के लाए गए? राजपूत ने कहा था ना, आओ लड़ लो। अतीक क्यों ढोल बजा के लाए गए? कह रहे थे आओ लड़ लो। ब्रजेश जी, अतीक क्यों ढोल बजा के लाए गए? समझिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 32 घंटे में चारों स्टेट में योगी योगी मोदी, योगी मोदी, बीजेपी अतीक को पकड़ लाए, खींच लाए। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे इस चीज को, वरना एयर से भी ले आते, चुपचाप ले आते। क्या पहला ये क्रिमिनल है जो इससे ऐसे आया है? कितनी सजाएं उम्र कैद की हुई, कितनी पेशियां हुई। टॉयलेट तक तो कैमरा आप लगाए थे, इसलिए कि पूरा देश दिखा रहे थे कि टॉयलेट तक में तो आप घुसे थे। योगी योगी योगी, आप क्या बात करोगे? योगी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, बीजेपी ने कर दिया। उनका मैसेज, उनका परसेप्शन अभी कांग्रेस खाली रामधुन पे रह जाएगी। वरना अपनी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं करते हैं, जहां जहां इनका तो दिल्ली से लड़ लोगे क्या? तो फिर दिल्ली से लड़ लोगे? तो फिर तो ठीक है, इंतजार करें 24 तारीख का, 24 सन का करें, उसमें वोट पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सबने डिबेट में अपना अपना समय दिया। गतिरोध खत्म होना चाहिए कैसे भी, ये लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है, और भारतीय राजनीति के लिए भी, और जनता के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।